Assalamualaikum students, I hope you all are good. Welcome to the lecture number 12 of Computer Science class 10. आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और हमारे जो टॉपिक हैं आज के वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर 2 ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। हमारे चैप्टर नंबर 3 में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग प्रोग्राम पर किस किस तरीके से फ़्लो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यानी उसके प्रोग्राम के ऊपर जो वर्किंग होती है वो किन किन तरीक़ों से होती है और हम किस तरीके से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसकी 3 टाइप होती हैं। एक होती है सीक्वेंस, दूसरा सिलेक्शन और थर्ड वन इज़ लूप। तो सिलेक्शन सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, सीक्वेंस एक नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे जो काम होगा वो सीरीज़ वाइज होगा। ठीक है, हमने याद करें कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने प्रोग्राम कुछ देखे हैं, तो उसमें जो प्रोग्राम थे वो हम हमेशा एक लाइन नंबर से स्टार्ट करते थे, डेट इज़ 10, 20, 30, 40। और ये जो है जब भी मैं आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाता था तो मैं आपसे कहता था कि देखें पहले लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हुई है, फिर 20, फिर 30, फिर 40। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो हमारी एग्जीक्यूशन होती जा रही है। तो सीक्वेंस के अंदर कोई सिलेक्शन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बस ये है कि जो आपकी सीक्वेंस यानी जो प्रोग्राम लाइंस हैं वो अपने इंक्रीजिंग लाइन ऑर्डर के हिसाब से चलते रहते हैं, वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास सिलेक्शन। तो सिलेक्शन आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा कि आप एक कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन की बेस के ऊपर आपका कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है कि किस स्टेटमेंट को चलाना है। अब यहाँ पे होता ये है कि आमतौर पे हमारे पास 2 पाथ होते हैं, एक होता है ट्रू के लिए और दूसरा होता है फॉल्स के लिए। ठीक है, अगर आप नॉर्मली भी देखें तो आपकी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में आप ये देखते हैं कि आपको मल्टीपल ऐसी सर्कमस्टांसेस आते हैं कि जहाँ पे आप डिसीजन लेते हैं कि यार ये काम हो जाए तो ठीक है, वरना फिर मुझे ये करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को अगर मैं एक रियल लाइफ से थोड़ा रिलेट करूँ तो मैं आपसे कहूँगा कि लेट्स सपोज़ कि आप लोग जो है वो शॉपिंग के लिए गए हैं, तो शॉपिंग के लिए आपके पास बजट है कि भी मैंने एक पैंट लेनी है जो कि 1000 रुपीज़ के अंदर आ जाए तो ठीक है। यहाँ पे आपने एक कंडीशन लगा दी अपने लिए कि हाँ जी 1000 तक की अगर मुझे पैंट मिलती है तो ठीक है, वरना फिर ये है कि मैं आगे जाके कोई दूसरी चीज़ देखूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास सिलेक्शन आ गया कि आपने डिपेंडिंग के भाई सिलेक्शन को अपने देखे कि मेरे पास क्या कंडीशन है उसके मुताबिक आपने फ़ैसला लेना है। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो कौन सी हैं, एक इफ़ देन है और एक इफ़ देन एल्स है। इसके बाद थर्ड लूप। लूप क्या करता है, लूप जो है वो आपकी एक स्टेटमेंट को या स्टेटमेंट्स के सेट को जो है वो रिपीट करता रहता है, या तो एक ख़ास नंबर तक या फिर जो है वो एक कंडीशन जब तक वो ट्रू रहती है। ठीक है, तो अभी कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए कि जहाँ पर हमें जो है वो एक चीज़ को बार बार रिपीट करना हो, तो बजाय ऐसे कि हम उस चीज़ को जो है वो लिखते जाएं, हम लोग सिंपल उसको कंडीशन लगा के लूप के अंदर रख देते हैं, और जब तक वो ट्रू रहती है या हमने जब तक उसको रिपीट करवाना होता है, डेट इज़ नंबर ऑफ़ टाइम कि कितनी बार इसको रिपीट करना है, हम लोग जो है फिर वो जो सेट होता है स्टेटमेंट्स का वो रिपीट होता रहता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, वाइल व्हेन लूप और फॉर नेक्स्ट लूप। डेफिनेशन आप यहीं से जो है वो कॉपी कर लें इनकी और इसको जर्नल में लिख दें अपने, और फिर इनको यहीं से याद कर लें। तो जो यहाँ पे मेंशन है वो इससे की पॉइंट्स हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे याद करने में। इसके बाद कंट्रोल ट्रांसफ़र। कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो है कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। अब आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा वो एक कंडीशन को देखते हुए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे होता ही है कि अगर हम कोई कुछ लाइंस जो है वो स्किप करवाना चाहते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन होती है तो आपने ये लाइन एग्जीक्यूट करनी है, ये नहीं करनी, तो उसके लिए हम लोग कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है, ऑन एरर गो टू और ऑन एन गो टू। इसके बाद नेक्स्ट अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। तो ये भी आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपका कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है आपके पास। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ कि आप लेट सपोज़ कुछ लाइंस आप लोग जो है वो लिखना भूल गए हैं, आप लोगों ने फिर नीचे उन लाइंस को मेंशन कर दिया है। अब आप चाहते हैं कि पहले जो है वो ये लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएं, बजाय इसके कि जो ऊपर वाली लाइन है पहले वो हो। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, बस आपकी गलती है कि आप उन लाइंस को ऐड करना भूल गए। ठीक है ना, तो अब आप क्या करते हैं, गो टू लगा दें वहाँ पे, यानी अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल कर दें, तो पहले वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी, देन आप अगेन जो है वो वहाँ पर एक अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल लगा के
प्रीवियस लाइन के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दे तो वो प्रीवियस लाइन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की भी और अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की भी। तो सबसे पहले अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल डेट इज़ गो टू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट करता क्या है, गो टू स्टेटमेंट आपकी प्रोग्राम को यानी प्रोग्राम कंट्रोल को एक लाइन से स्किप कर देता है और कुछ एक लाइन या मल्टीपल लाइन, डिपेंड कि आप कितनी लाइन स्किप करवाना चाहते हैं, वो लाइन छोड़ते हुए फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपका कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, लाइन नंबर गो टू लाइन नंबर। अब ये लाइन नंबर कौन सा है, ये जो सीरीज़ चल रही है ये वाला लाइन नंबर है, गो टू है। और लाइन नंबर ये वाला कौन सा है, ये वो लाइन नंबर है कि जहाँ पे आपने अपना कंट्रोल स्विच करवाना है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, इसकी लिखा हुआ है रीड ए बी एक्स वाई। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ए बी एक्स वाई क्या है, जब हमने रीड के साथ कोई वेरिएबल्स लिखे हैं तो वो डायरेक्ट कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है डेटा के ऊपर। तो हम देखते हैं कि फ़र्स्ट वाला वेरिएबल के लिए जो है फ़र्स्ट वैल्यू है, सेकंड वाले वेरिएबल के लिए सेकंड वैल्यू, थर्ड के लिए थर्ड वैल्यू। तो अगर इससे मैं रिलेट करूं तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6, बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो है 3, इसके अलावा एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 और वाई की जो वैल्यू है वो है 5। आगे क्या है, लिखा हुआ है गो टू 60। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसके ऊपर, 60 के ऊपर। तो अब आप यहाँ पे ये चीज़ याद रखें कि लाइन नंबर 30, 40, 50 ये जो है वो आपके स्किप हो गए। इट मीन्स कि अब इनके ऊपर वर्क नहीं हो रहा है, इनका वजूद है, ये एग्जीक्यूट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे गो टू 60 यूज़ किया हुआ है तो इस वजह से जो कंट्रोल स्किप हो गया है वो 60 पर स्किप हो गया है। अब 60 पे क्या लिखा हुआ है, रैम। ये रिमार्क्स स्टेटमेंट आपको याद होगी कि एक हमारे प्रोग्राम में कमेंट यूज़ करने के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन नोट देने के लिए होते हैं। इनका एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ा देते हैं। ये हमारे प्रोग्राम को समझना या किसी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल एक्स एंड वाई कैन नॉट बी कैलकुलेटेड अबव, यानी क्योंकि आपका कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है अनकंडीशनली, तो इस वजह से एक्स और वाई की जो अबव वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अब कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया है 60 के ऊपर, तो अब हमने जो है वो 60 से नीचे यानी 60 से अबव जो है वो लाइन नंबर्स को एग्जीक्यूट करना है। अब हमने जो है वो 60 से अबव जो है कोई लाइन उसकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, हमारे प्रोग्राम का उससे कोई ताल्लुक फ़िलहाल नहीं है। तो देखें क्या लिखा हुआ है, लेट एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। तो अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो x की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 4 प्लस a की जो वैल्यू है वो है 6। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है न्यू वैल्यू वो है 10। ठीक है, इसके बाद y इक्वल्स टू वाई प्लस बी है। तो y की वैल्यू अगर आप देखें तो y की वैल्यू है y प्लस बी और y की वैल्यू 5 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 3। तो y की जो वैल्यू बन जाएगी वो आपके पास बन जाएगी 8। ये आपके पास जो है वो न्यू वैल्यूज़ हैं x और y की। 100 पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट कर दें x और y की वैल्यू। तो जाहिर सी बात है कि x और y की जो वैल्यू बनी है, ठीक है, एक x की वैल्यू 10 और कॉमा लगा के, तो कॉमा के साथ थोड़ा गैप आ जाएगा यहाँ पे, और y की वैल्यू जो हमारे पास बनी थी 8 वो प्रिंट हो जाएंगी और हमारा प्रोग्राम जो है फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा। डेटा स्टेटमेंट का जाहिर सी बात है कि हमने जो पढ़ा था वो ये है कि ये रीड के साथ जो है वो इसकी वैल्यू रीड हो जाती है। अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि अब हमने इसको अगर लास्ट में भी ऐड किया हुआ है तो मतलब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि रीड ने इसको इस्तेमाल कर लिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमने एक अपना प्रोग्राम की जो कंट्रोल स्विच है वो हमने एक लाइन से स्किप करवा के नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले गए और हमारे प्रोग्राम को इससे फ़र्क नहीं पड़ा। कोई कंप्यूटर ने हमें कोई एरर शो नहीं किया कि आपने ये 30 से लेके 50 तक की जो लाइन स्किप करवाई है इनका क्या करना है। मैं चाहता तो ये 120 पे गो टू को यूज़ कर देता और गो टू से लिख देता कि भाई यहाँ पे आप 30 पे चले जाओ। तो इससे क्या होता, अगर मैं 120 पे इसको ऐड कर देता तो जाहिर सी बात है कि प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता 30 के ऊपर और 30 से अगेन जो है वो हमारी वर्किंग स्टार्ट हो जाती और वो फिर पूरा एक प्रोसेस चलता रहता। तो यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आमतौर पर जब हम लोग कंट्रोल ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो कंडीशनल हो या अनकंडीशनल हो, तो हमें बड़ा देखभाल के अपने प्रोग्राम को स्विच करवाना होता है। उसकी मेन रीज़न ही ये है कि आपको नहीं पता कि अगर आपने बीच में मल्टीपल जो है टाइम्स जो है
गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर दी है तो वो एक लूप के तरीके से, यानी बार बार जो है वो एक लाइन के ऊपर स्विच होता है, वहाँ से फिर आगे लाइन के ऊपर स्विच हो जाता है, अगेन प्रीवियस के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर चलता रहता है। तो यहाँ पे ना हमें कंडीशनल ट्रांसफ़र को यूज़ करते हुए, सॉरी अनकंडीशनल और कंडीशनल दोनों को यूज़ करते हुए ध्यान में रखना पड़ता है कि कहाँ पे हमने कंट्रोल को स्विच करवाया है, तो उसको एंड करना भी हमारे लिए लाजमी होता है। इसके बाद कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। अब कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की एग्जांपल हमने पढ़ी थी ऑन गो टू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक नंबर यहाँ पे ऐड कर देते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर हम लोग ये करते हैं कि उस लाइन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि ये मल्टीपल ट्रांसफ़र पॉइंट हमें जो है वो प्रोवाइड कर देता है। हमारी मर्ज़ी है कि हमने कितनी लाइंस यहाँ पे ऐड करनी है और कितनी कंडीशन हो सकती हैं, तो उतना हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सिंटेक्स देखें, इसका लिखा हुआ है ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल, यानी यहाँ पे कोई नंबर हम दे सकते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा N1 N2 N3। ये बेसिकली लाइन नंबर है कि किस लाइन नंबर के ऊपर आपने प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इनपुट A और B, यानी यहाँ पे हमने क्या करना है, A और B की वैल्यू इनपुट कर देनी है। तो लेट्स से कि हम कर देते हैं कि A की वैल्यू जो है वो 4 है, ठीक है, और B की वैल्यू जो है वो हम कर देते हैं 2। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर इनपुट 1 अगर जो है वो 1 एंटर होगा तो आप ऐड करेंगे, 2 एंटर करते हैं तो सब्ट्रैक्ट, 3 एंटर करते हैं तो मल्टीप्लाई, और 4 एंटर करते हैं तो डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमने सिंपल 1 2 3 4 ये नंबर जो है वो एंटर करने हैं, हमने यहाँ पे जो है पूरा ऐड सब्ट्रैक्ट ये पूरा मेंशन नहीं करना। और इसी के साथ अगर देखें आप, इसी के साथ अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 30 पे ऑन एन गो टू, और यहाँ पे मैंने आगे लाइन नंबर मेंशन किए हुए। ध्यान आपने रखना है इस चीज़ के ऊपर कि लाइन नंबर जो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर दिया हुआ है ना, उसके मुताबिक जो है यहाँ पर कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा जो है वो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखूँ। मैं चाहता तो पहले 60 रख देता, बाद में 40 रख देता, फिर 70 और देन फिर 50 कर देता, इससे कोई इशू नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे आप क्या काम परफॉर्म करने लगे हैं और किस नंबर से क्या काम परफॉर्म करना है, उससे ज़रूर इसका ताल्लुक़ है। अब मैं एक यहाँ पे करने को 1 जो है वो लिख देता हूँ, 1 से कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा 40 के ऊपर। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है A+B, ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगी। अगर मैं लिख दूँ पहले यहाँ पे 40 की जगह मैं 60 लिखता, तो पहले 60 के ऊपर चले जाता 1 एंटर करने पर, और 60 पर क्या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम के ऊपर वर्किंग करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इनपुट A और B, तो यहाँ पे A और B की वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे लिख दी है कि A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 2। और इसके बाद क्या है कि मैं यहाँ पे इनपुट मांग रहा हूँ इस तरीके से कि अगर आप 1 जो है वो लिखेंगे तो ऐड हो जाएगा, 2 एंटर करेंगे तो सब्ट्रैक्ट, और 3 ऐड करते तो मल्टीप्लाई, और अगर 4 जो है वो इनपुट देते हैं आप, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन जो है वो अप्लाई हो जाएगी इन नंबर्स के ऊपर। तो लेट सपोज़ कि मैंने यहाँ पे 2 एंटर किया है, तो जब मैंने 2 एंटर किया है तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है लाइन नंबर 50, तो यानी हमारा जो कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा वो 50 के ऊपर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A-B, तो आप यहाँ से देख लें कि 4 में से 2 माइनस किया तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आउटपुट आएगा वो 2 होगा, प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो जाएगा। इसी के साथ लेट सपोज़ कि मैं आगे फर्दर कुछ करता हूँ इस तरीके से कि उसने मुझे कहा हुआ है कि मैं दोबारा यहाँ पे कोई नंबर अगर मैं यहाँ पे 3 एंटर कर देता, तो यहाँ पे थर्ड पे लिखा हुआ है 60, और 60 पे क्या प्रिंट होता, A मल्टीप्लाई B, तो 4 2 ज़ार 8, ये 8 हमारा रिज़ल्ट प्रिंट हो जाता और प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो जाता।
ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब मैं यहाँ पे जो है वो जितने चाहूँ यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करके कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इनपुट में मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, किस सीरीज़ में मेंशन कर रहा हूँ, और उसके रिलेटेड फिर मैंने क्या सीरीज़ यहाँ पे अप्लाई की हुई है। ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे लाजमी जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इसके बाद ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। ऑन एरर के अंदर क्या है, ये बेसिकली एरर ट्रैपिंग फ़ीचर है। अब यहाँ पे क्या होता है, एरर ढूंढने में और किस लाइन में एरर है, किस टाइप का है, ये देखने में हमें हेल्प मिल जाती है। आम तौर पे ये क्या होता है कि इसे हम फर्स्ट लाइन पे जो पहली लाइन होती है प्रोग्राम की, वहाँ पे जो है वो हम इसे मेंशन करते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर किसी भी प्रोग्राम में जो है वो किसी भी लाइन में एरर होगी तो फिर ये फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप जहन में रखें इस चीज़ को कि अगर मैं इसको बाद में लेट सपोज़ कि मैंने ये लाइन नंबर 10 को जो एरर वाली है, इसको मैंने अगर 70 पे लिखा हुआ होता, तो 70 से अबव जो लाइंस थी ना, उनमें कोई एरर होता तो उसके लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। तो यही वजह होती है कि हम जो है वो इसको फर्स्ट लाइन में लिख देते हैं ताकि कंप्यूटर की मेमोरी में ये स्टोर हो जाए कि कोई भी एरर आए, चाहे वो सेकंड में हो, थर्ड में हो, या कहीं पर भी हो, तो एरर की सूरत में मैंने क्या काम करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लें तो सबसे पहले तो ये हमने जब तक इनपुट लिए ना, मैंने ये परसेंटेज साइन या डॉलर साइन यूज़ नहीं किया अब तक। परसेंटेज साइन जो है वो होता है मेमोरी असाइन करने के लिए इंटीजर की। तो अब यहाँ पे जो मेमोरी असाइन होती है ना, ये इंटीजर की वो बहुत लिमिटेड होती है, यानी 1 बाइट कह लें। तो यानी इसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा एक बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इनपुट ले रहा हूँ कि फ़र्स्ट नंबर को एंटर कर दें। लेट सपोज़ कि मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ समथिंग के, चलें 10,000। इसी के बाद सेकंड नंबर में एंटर करता हूँ N2 की जगह पे, और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 20,000। अब मैं ये R की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ जो कि N1 मल्टीप्लाई N2 है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका जो रिज़ल्ट आ सकता है वो कितना एक मैसिव आ सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे ये आर की वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो ये एक मैसिव रिज़ल्ट है। यहाँ पे क्या होगा कि एरर आ जाएगा, क्योंकि आर के पास में मैंने जो है मेमोरी इतनी उसको असाइन नहीं की हुई। 1 बाइट जो है वो कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आएगा, और एरर की सूरत में क्या आ जाएगा, कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा 70 के ऊपर, और 70 पर क्या है कि एरर कोड प्रिंट करें, क्योंकि ये एक ओवरफ्लो है, नंबर जो है वो ज़्यादा है, मेमोरी इतनी इनको अलाउ नहीं हुई हुई। तो यहाँ पे एरर कोड जो साइन होगा वो आ जाएगा। और 80 पे क्या है कि एरर कौन सी लाइन में है, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास यहाँ पे 40 पे एरर आया है कैलकुलेशन करते टाइम। ठीक है, तो एरर की लाइन प्रिंट होगी और प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। लेकिन मिसाल है कि अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल वैल्यू एंटर कर देता कि n की 1 की जगह मैं 4 कर देता, N2 की जगह पे मैं 2 कर देता, ठीक है, तो क्या होता, सिंपल रिज़ल्ट कैलकुलेट होता, डेट इज़ 4 2 ज़ार 8। तो हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाता और 60 पे प्रोग्राम आपका एंड हो जाता। दैट्स फाइन। लेकिन क्योंकि हमने जो प्रीवियस एग्जांपल की उसमें हमारे पास जो इनपुट थी वही एक मैसिव थी, और उनका प्रोडक्ट निकाल के तो और ही ज़्यादा जो है वो हमारे पास आउटपुट क्रिएट हो गई। तो वो इतना मैसिव हो गया कि हमारे पास इतनी मेमोरी ही उसके लिए अलाउट ही नहीं हुई थी। तो हमने जो है फिर यहाँ पे एरर आ गया, और एरर की सूरत में जो हमारा कंट्रोल है वो शिफ्ट हो गया लाइन नंबर 70 के ऊपर, और उस सूरत में क्या क्या लाइन एग्जीक्यूट करवानी थी वो हमारे पास आ गई। ये ERR और ERL ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं, और कीवर्ड्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये इनके स्पेशल मीनिंग होते हैं, और ये हम लोग इन्हें अपनी मर्ज़ी के लिए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो ERR जो है वो एरर कोड के लिए होता है कि किस टाइप का एरर है, उसका कोड क्या है, और ERL जो है वो एरर इन लाइन के लिए है कि जिस लाइन में एरर होता है उसको शो करने के लिए।